बात मुआशी फ्रंट से आने वाली खबरों पर करेंगे, जिनके मुताबिक जुलाई 2025 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा 44% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह दरामदात में इजाफा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में 2 गुना इजाफा जो है वो देखा गया है। जबकि इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जुलाई के महीने में महंगाई की शरह बढ़कर 4% से ऊपर चली गई है, जो कि गुज़िश्ता 7 माह की बुलंद तरीन शरह है। ये इशारे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब पाकिस्तान के IMF के साथ अगली किस्त के इजरा के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और IMF की मजीद शराइत का भी बहुत जिक्र हो रहा है। महंगाई की शरह की और तजारती खसारे में इजाफा कितना परेशान है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वजारत ख़जाना के साबिक मुशीर और माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अचानक 2 गुना इजाफा हमारे ट्रेड डेफिसिट का ये सारा मामला ये क्यों देखने में आया और ये ट्रेंड आगे आने वाले महीनों में किस तरफ जा रहा है? So certainly अगर आप इन फिगर्स को देखें तो एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय 17%। तो आप कह सकते हैं कि ये तो एक खातिर खा ईयर ऑन ईयर, जुलाई ऑन जुलाई इंक्रीज है, बट इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय 29%। और चूंकि इंपोर्ट्स का हुजम बढ़ा है तो इसने हमारा जो तजारती खसारा है उसको 44% एक्सपैंड कर दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर जुलाई। पाकिस्तान फिर वहीं पे खड़ा हुआ है कि जैसे ही इकोनॉमी को ईज ऑफ होने देते हैं और थोड़ा सा इम्पेटस देते हैं तो पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल उस तरह बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट्स उसको मैच नहीं करती। इसीलिए पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी या मैक्रो स्टेबिलिटी में या स्टेबलाइजेशन मेशन में बार बार IMF पाकिस्तान को खुलने नहीं देता। जो 11% का पॉलिसी रेट है उसको कम नहीं होने देता कि क्रेडिट ईज हो, फिर लोगों के पास पैसे आए, लोग गाड़ियां खरीदें, इंपोर्ट हो पार्ट्स की, इंपोर्ट का खर्चा बढ़े। सो वी स्टिल हैव टू ट्रेंड कि हम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को एक तरह से कदगन तो नहीं मैं कहूँगा, बट ईज ऑफ ना होने दें और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को डाइवर्सिफाई करके टेक्सटाइल से आगे बढ़ के लेदर, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब काम करें। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि बगैर प्रोडक्टिविटी के रिफॉर्म्स की, बगैर एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसी को ठीक करके, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन करके, बगैर पाकिस्तान का जो ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें आसानियां पैदा करके, बगैर इन्वेस्टमेंट टू GDP जो 13% पे है पाकिस्तान का, पब्लिक सेक्टर भी लो है, प्राइवेट सेक्टर भी लो है, इसको ठीक करके जब तक राग़िब नहीं करेंगे आप पाकिस्तान को इस तरफ और जो पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाएंगे नहीं, तो आप कभी भी ये जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है इसको ठीक नहीं कर पाएंगे और आप आगे बढ़ के इस तजारती खसारे और फिर करंट अकाउंट का जो डेफिसिट आ जाता है उसमें निकल नहीं सकते। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लोग कहते हैं ना कि जी पॉलिसी रेट कम कर देना चाहिए था। मैं बार बार समझाता हूं कि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रेडिट जो है वो मुल्क में सस्ता नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम तो बड़े रिफॉर्मिस्ट्स की अप्रोच पे चल रहे हैं और बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट गलती कहाँ पर कर रही है? क्योंकि जो भी आपने बातें बताई हैं वो है तो सारी लॉन्ग टर्म, लेकिन फिर गवर्नमेंट कहाँ पर मैसअप कर रही है इस वक्त? दैट्स अ ट्रूली गुड क्वेश्चन। सो हमें पहले ये समझना है कि जो चैलेंज का एक्सटेंट है वो क्या है और उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पेसिंग है वो कैसे करनी है। अथॉरिटीज हर वक्त कोई ना कोई काम कर रही होती हैं, ऐसा नहीं है। आप SOE लॉ बनाते हैं जी SOEs को बेहतर करें, पर क्या SOE लॉ से SOEs बेहतर हो जाएंगी या बोर्ड तब्दील करने से? आप रिफॉर्म का आप तो ये कहेंगे कि हम बहुत रिफॉर्म कर रहे हैं, हम SOE के प्लान्स भी बना रहे हैं, पर हम पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं। जब तक आप उनको प्राइवेट तहवील में नहीं दे देते आप एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं कर सकते। अगर ये बात है तो फिर तो अभी वो रिफॉर्म जो एनर्जी सेक्टर को कुल्ली तौर पर ठीक करे वो हम नहीं कर पाए। हम टेलीकॉम सेक्टर और आपका सेक्टर, जो मीडिया सेक्टर और तीसरा बैंकिंग सेक्टर में क्यों नुकसान नहीं कर रहे? बिकॉज हम इसको कुल्ली तौर पर प्राइवेट हाथों में दे चुके हैं। रिफॉर्म या कोई ना कोई रीस्ट्रक्चरिंग अथॉरिटीज हमेशा कर रही होती हैं। इट्स द डेप्थ, इट्स द क्वालिटी एंड इट्स द क्वांटिटी ऑफ रिफॉर्म। जो चैलेंज मुल्क को दरकार है एक्सपोर्ट को ठीक करने का, कंपेटिटिव मार्केट्स बनाने का, उसकी समझ के लिए आपको जो डॉक्टर्स की जरूरत है सर्जिकल ट्रीटमेंट की, जब तक वो टीम नहीं पुट टुगेदर करेंगे और वो उस डेप्थ की सर्जरी करें कि इस चीज में से निकलें, तो जुलाई के फिगर्स आपको आज भी यही बताते हैं कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस रिमेन्स टू बी एन इशू
और पाकिस्तान का इंपोर्ट टू जीडीपी इज नॉट योर इशू, द इशू इज योर एक्सपोर्ट टू जीडीपी होल्डिंग एट 9.5%। और इसको ठीक किए बगैर आप आईएमएफ से भी नहीं निकल सकते और आप पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारे का चैलेंज है उसको मीट नहीं कर सकते। ये ठीक है एक ओवरऑल तनाजुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बताइए कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो कि अब कहा जा रहा है, पहले हुकूमत ने इसमें भी बड़ा क्रेडिट लिया कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, हालांकि वो कुव्वत ख़रीद का मामला शायद ज़्यादा था, इन्फ्लेशन का मामला इतना नहीं था। अब जो ये 4% से भी ऊपर चला गया है, तो क्या ये भी आने वाले दिनों में बढ़ना शुरू हो गई है और आने वाले वक्तों में बढ़ती रहेगी? तो ये भी अब आपको क्या बताता है, आपकी 29% इन्फ्लेशन थी 2023 में ऑन दी एवरेज साल की, 24 में 24% थी, 25 में 5% से नीचे आ गई। अब जो इफेक्ट था बेस इफेक्ट, यानी कि आप 29-24 के ऊपर ग्रो कर रहे थे, अब आप 5% के अंडर आकर 2025 में अब आप एक दोबारा से लो बेस से ग्रो कर रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि एनर्जी प्राइस पास थ्रू जो हुए हैं, जिनमें आपने देखा कि गैस की कीमत में तब्दीली हुई, कुछ पेट्रोलियम की कीमतों में तब्दीली हुई, कुछ रुपए की एडजस्टमेंट्स हुई, इन सब चीज़ों का आपको एक असर दिखाई देता है। दूसरी ये बात है कि आज भी मैं वही दोबारा बात करूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को 5 से 7% पर रखना है, तो उसके लिए जब तक आप सप्लाई साइड की प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर इस वक्त फार्म से चीज चलती है और आपके घर आती है और 20 से 30% जाया हो जाती है, तो इन्फ्लेशन कभी भी कम नहीं होगी मुल्क में। अगर हमारी पैदावारी सलाहियत उन ममालिक से जो 5 मेजर क्रॉप्स हमारे साथ तरह उगाते हैं आधी या 1/3 पे है, तो कभी भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं टूटेगा। अब ये सारे वो मुहर्रिकात हैं जिनको ठीक करने का, और द गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान इज मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि खसारे संभल से गए हैं। अब आपको जब तक ये जो आपने एक वर्ड यूज किया ना कि डॉक्टर साहब आपने तो, और आपने भी थोड़ा सा इफ आई टेक दिस लिबर्टी टू से, कहा कि ये तो अब डॉक्टर साहब ने तो एक लॉन्ग टर्म की कहानी बयान कर दी है। आप यकीन कीजिए इन डॉक्टर साहब वो स्ट्रक्चर्स, इसलिए कहा कि 75 साल लॉन्ग टर्म था बहुत, और आगे भी अगले 75 साल भी मुझे इतना ही लॉन्ग टर्म लग रहा है, और उसके बाद भी मैं कोई बहुत होपफुल हूं नहीं। पिछले अगर 15 साल में आप एक यूनिट के अलावा, जो कि बाहर होता था, हमारा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, एक भी प्राइवेटाइजेशन ना कर पाए, और पिछले हाँ 25 साल से डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हों, तो फिर इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट आर एबिलिटी, आर कैपेसिटी इन द पब्लिक सेक्टर टू बी एबल टू क्लियरली डिफाइन दिस एंड उसको फ्रेमवर्क बना के इंप्लीमेंट ना कर पाए, तो फिर हम कभी भी टेलीकॉम की तरह एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे, तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी। ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है। ठीक। बट अगर आप 3 से 5 साल में ये कर पाएंगे, तो ये मीडियम टर्म हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म को आप तब्दील भी कर लेंगे।